चैप्टर नंबर 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉस्ट। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर हमें पता होनी चाहिए कि उस पर कौन कौन सी कॉस्ट लगेगी, कितनी कितनी लगेगी, तो कॉस्ट की कितनी वैरायटी होती है, कॉस्ट में कितनी टर्म्स आती हैं जब टेक्निकली बात करते हैं एक आइटम पर, वो सब चर्चा करेंगे इसमें। पहली कैटेगरी सर फिक्स्ड और वेरिएबल। पहली बार चर्चा हो चुकी है, इस पर दोबारा कर रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जो यूनिट्स के हिसाब से नहीं बदलती। यूनिट 0 हो तो भी उतनी कॉस्ट, यूनिट 2 हो, 10 हो, 50 हो तो भी उतनी कॉस्ट। हम अभी शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं। जैसे मैं बताया था लास्ट चैप्टर में भी कि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कोई वेरिएबल नहीं। फॉर एग्जांपल कि एक बस के अंदर 20 बच्चे अगर आ सकते हैं तो स्कूल वालों के लिए जो बस की कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। एक बच्चा बैठे चाहे 20 बच्चे बैठे उतना ही खर्चा आएगा। लेकिन अगर 21 बच्चे हो जाएंगे तो 2 बस लेनी पड़ेगी, तो वो भी वेरिएबल होंगे। तो लॉन्ग रन में तो सब कुछ वेरिएबल है। अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड नाम का खर्चा अलग, वेरिएबल खर्चा अलग। फिक्स्ड वो है जो यूनिट्स के हिसाब से नहीं बदलता। 0 यूनिट हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, उतना ही कॉस्ट रहती है। और वेरिएबल जो एग्जैक्टली यूनिट्स के हिसाब से बदलता है। 0 यूनिट्स पर 0 कॉस्ट, 0 यूनिट्स पर 0 कॉस्ट, ठीक। और जितने यूनिट्स बढ़ते जाएंगे ऐसे कॉस्ट बढ़ते जाएंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। क्लियर हो गई बात? पहले पेज पर आ रहे हैं, एक बार बड़े ध्यान से। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट्स। ऐसा लगाना, ब्रॉडली देयर आर 2 इनपुट्स, फिक्स्ड इनपुट फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नॉन फैक्टर इनपुट्स रॉ मटेरियल। अब ध्यान से देखो, फैक्टर और नॉन फैक्टर को, फैक्टर वाले को आप फिक्स्ड वाला भी बोल सकते हो और नॉन फैक्टर वाले को वेरिएबल। रॉ मटेरियल सर बनाएंगे गुड तो खरीदेंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं खरीदेंगे, तो रॉ मटेरियल वाला तो वेरिएबल होता है। तो स्टार्टिंग वाला है फैक्टर इनपुट्स वाला, वो वेरिएबल फिक्स्ड वाला है। आगे, कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर। चाहे कोई सा भी खर्चा हो, फैक्टर वाला हो या नॉन फैक्टर वाला हो, मतलब फिक्स्ड वाला हो या वेरिएबल वाला हो, दोनों ही कॉस्ट है, दोनों ही कॉस्ट। ध्यान से देखिए, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले, जितने भी चीजें आएंगी आप ऑलरेडी जानते हो। बस जो न्यू टर्म्स हैं वो हम लर्न कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि ये टेक्निकल टर्म्स हैं। बेसिकली सर मैं अकाउंटेंट की, मान लीजिए मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा काम कॉस्ट अकाउंटेंट से भी पड़ेगा। समझना इस चीज को। सर फाइनेंशियल अकाउंटेंट अलग होता है जो अकाउंटेंसी में पढ़ रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग फील्ड, ICW के नाम से कोर्स आता है, उसका अलग। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से अलग। वो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है कॉस्टिंग निकालना कि गुड्स इतने के बन रहे हैं, इतनी कॉस्ट पड़ रही है, ये फीचर ऐड कर दें तो ये कॉस्ट पड़ जाएगी, इतने रुपए की लेबर लग रही है वगैरह वगैरह। और फाइनेंशियल मैनेजर अलग होता है जो मनी को मैनेज करता है, ये लोन कहाँ से लाएं सस्ता, पैसा कहाँ लगाएं, ये अलग डिपार्टमेंट होता है। तो जब हम मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, अकाउंट्स बनाते हैं, तो हमारा काम कॉस्ट अकाउंटेंट से भी पड़ेगा। जैसे हमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो कितना है तो कॉस्ट अकाउंटेंट हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंट के हमारे अपना जो डेटा हमें देगा उसमें बहुत सारे टर्म्स वगैरह लिखी हो सकती हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए उसकी भी, ये वो टर्म्स क्या है। या फिर दूसरी बात कि अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंट ही बनते हैं फ्यूचर में, तो हमें तो टर्म्स पता होनी चाहिए, हमें आगे भी समझाना लगेगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है सर, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नॉन कैश।
एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट टर्म सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान रहता है चैप्टर खत्म होने के बाद कि 1 महीने बाद कि एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कुछ पढ़ा था, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि इम्प्लिसिट कौन से वाला था और एक्सप्लिसिट कौन से वाला था। जैसे अकाउंट्स में ध्यान है कि सर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये बच्चों को ध्यान आ जाता है कि हाँ ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनको रिटर्न इनवर्ड सुनने क्लिक नहीं करता एकदम से कि परचेज रिटर्न वाला है कि सेल्स रिटर्न वाला। बहुत बार प्रैक्टिस हो गई कहीं होगी तो अब कमांड है कि यहाँ से इनवर्ड वाला सेल्स वाला, ठीक है। इसी तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन रहती है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होता है ये ध्यान रह जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं इम्प्लिसिट ये वाला था, इम्प्लिसिट ये वाला, तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक्सप्लिसिट वो खर्चे जो हमारी जेब से पैसा जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो जेब से पैसा तो सारे खर्चों में जाता है, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि रेंट ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सभी में पैसा जाता है। तो सर हर एक खर्चे में पैसा जाता है। सोचो ऐसी कौन सी कॉस्ट हो सकती है जो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो सकती है, मतलब जिसमें पैसा जाता ही नहीं, केवल 3 होती है। रेंट ऑफ ओन्ड बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग का किराया, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, इधर एग्जांपल और इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा जाता है, इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा जाता है। और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन तीनों में पैसे नहीं जाते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बताओ, याद है किसी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री याद है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल, सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे इसके साथ? कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस। आप समझते हैं क्या चीज है? तो मैं बिजनेस में अकाउंटेंट हूं, ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया वो चाहता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो कहता है कि मैं पैसा लोन पर देता तो इंटरेस्ट मिलता, एफडी करता तो इंटरेस्ट मिलता, यहां से तो कुछ मिलना चाहिए। तो अब बिजनेस उस कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है प्रोप्राइटर, तो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ठीक। जैसे लोन लेते हैं बैंक से, उसको इंटरेस्ट देते हैं, ऐसे ही ओनर से कैपिटल ले रहे हैं, उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक। बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट, प्रोप्राइटर की खुद की, ओनर की खुद की सैलरी और ओनर की खुद की जगह का रेंट, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें पैसा नहीं जाता, लेकिन तब भी इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेता हूं सर मैं सीएम हूं, जॉब कर सकता था, सैलरी मिलती, वो सैलरी नहीं मिल रही, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर कोचिंग सेंटर रन करता हूं, ये जगह मेरी खुद की है, अगर मैं रेंट पर लेता तो वहां पर रेंट देता, तो अगर मैं सपोज कोचिंग ना चला रहा होता तो ये जगह रेंट पर दे देता, तो मुझे रेंट मिलता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। जितनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर रखी है यहाँ पर, वो यहाँ पर ना लगा करके अगर मैं एफडी कर देता तो वहां से इंटरेस्ट मिलता। ये 3 पेमेंट ऐसी है जो लिटरली कोई पेमेंट नहीं हो रही, लेकिन तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कंसीडर की जाएगी जब कॉस्ट अकाउंटिंग की जाएगी, कॉस्टिंग की जाएगी। ऐसे खर्चों को इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो आउट ऑफ पॉकेट नहीं होते, नॉन कैश, मतलब रियल में पेमेंट कर रही है। एक्सप्लिसिट मतलब इन थिंग के अलावा बाकी सब एक्सप्लिसिट है। टेलीफोन का बिल कौन सा? एक्सप्लिसिट, ठीक है। नोटिंग करें फिर आगे बढ़ते हैं।
सिलेबस बहुत सारा है ना, तो टाइम बड़ा कम है। तो दादा पेपर अप्रैल में होंगे या मार्च में होंगे? मार्च एंड में सुनने वाला है, बाकी सब कोविड पे डिपेंड है। तो होंगे कौन सा? कोविड के बेटा है। हाँ जी, पेज 194 पर है, पेज 194 सबसे ऊपर। इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इज, दोनों को मिलाकर के एक्सप्रेस करेंगे। टोटल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड कंसीडरिंग बोथ इट्स एलिमेंट्स, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट, फॉर्मूला बनेगा दोनों जोड़ के टोटल कॉस्ट आएगी। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब ध्यान रखो, इस टॉपिक में बोल रहे हैं कि कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सिनोनिम है। कॉस्ट बोलो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। अब ये माइंड में रखते हुए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हैं मतलब टोटल कॉस्ट बोल रहे हैं। एंड वी नो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल सैक्रिफाइस, जो कि इन्वॉल्व है अंडरटेकिंग में। Cost of producing a given amount of output is to be measured in terms of sacrifice in producing that output. मतलब कॉस्ट आई कितनी ये निकालना है आपको। सिंपल सी बात, मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी कॉस्ट निकालने बैठा, तो जो मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट मेरी जा रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट जा रहा है। चेयर्स खरीदना एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो मैंने अलग काउंट कर लिया, टोटल कर लिया। फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट, सर जॉब करता है इतनी सैलरी मिलती, ये पैसा एफडी में लगाता है इतना इंटरेस्ट मिलता, ये जगह रेंट पे देता इतना रेंट मिलता, ये मेरी हो गई इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं टोटल कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट हम प्रोडक्शन की कैसे निकाल रहे हैं, कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी जा रहा है, इम्प्लिसिट भी जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूं, पैसा तो जा ही रहा है, वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस पैसे को मैं कहीं और इस्तेमाल कर सकता था। और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि जॉब करता है या जगह रेंट पर देता। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू और द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, द सैक्रिफाइस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। सर पूरी बुक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू तो है, कॉस्ट अकाउंटेंट को थोड़ी ना कस्टमर जॉब देगा। कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा कि एज अ कस्टमर आप बताओ उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मोबाइल की कॉस्ट कितनी होगी बनाने की, एज अ कस्टमर ऐसा ना क्वेश्चन हो सकता है। कस्टमर तो कभी अकाउंटेंट रखेगा, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटेंट, हमेशा बिजनेसमैन ही रखेगा। तो पूरी बुक के अंदर जब भी अकाउंटेंट है चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो प्रोड्यूसर के अकाउंटेंट बिजनेसमैन। उसके हिसाब से दो कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। नीचे एक चार्ट बना रखा है, देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नीचे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किराए पर लेने की या खरीदने की मार्केट से। सर मशीन खरीद रहा हूं या फिर मशीन किराए पर ले रहा हूं, दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट, पैसा जा रहा है। नीचे पेमेंट मेड बाय अ फर्म टू अदर्स, सेम चीज है, तो हायर मतलब किराए पर लेना या परचेज, तो पैसे जो जा रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, खुद की चीज इस्तेमाल करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी बात हो रही है। वो कैसे निकालते हैं सर, मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सर इस जगह मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आप कॉस्ट में लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखो, कैसे पता लगेगा? सर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उससे पता लग जाएगा। सर यहाँ की जगह का रेंट, वो कैसे पता लगेगा? वो तो देना नहीं होता किसी को, तो मैं मार्केट में पता करके आऊंगा, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊंगा कि भैया इतना एरिया में जगह है, इतने फ्लोर है, मैं रेंट पर दूं तो कितने मिल जाएंगे, वो एस्टिमेट देता है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज मिल जाएंगे, तो ये मैंने ऐसे कैलकुलेट करा। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक्सप्लिसिट की एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, भैया एम्प्लॉई का सैलरी कितने खर्चा होगा, कैसे कैलकुलेट करें, सर जितनी सैलरी दे वही खर्चा। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, मार्केट वैल्यू। रेंट ऑफ ओन्ड बिल्डिंग, खुद की जगह का रेंट, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ तो बता देगा इस एरिया में कितने फ्लोर के कितना रेंट बनता है। सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, मैं पता करूंगा सर कितना जो है साल पुराना जो सीए है वो जॉब कर रहा है तो कितनी सैलरी ले रहा है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर एफडी में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो तीनों की हमने क्या करी, मार्केट वैल्यू पता करी, उससे कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, क्योंकि इसमें तो पैसे जा नहीं रहे ना, तो कैलकुलेट कैसे करें कॉस्ट, मार्केट वैल्यू से पता करके इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेंट। सर इंटरेस्ट अगर बता तो प्रोप्राइटर भी अपने हिसाब से रख सकता है ना वैसे। ये वही तो बात है ना, और कितना से कितना भी रख लेगा वो तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लगा रखी है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट तो 20% है, तो 1 लाख रुपए हो गई कॉस्ट, गलत है नहीं, अपने हिसाब से बोलना गलत है ना, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही इंटरेस्ट रेट हमें लेना पड़ेगा, तब तो सही कॉस्ट मिलेगी, और प्रोवाइडर लिमिट से ज्यादा कम कर सकता है। सर मान तो सर एक स्टेबल रहती ही नहीं है सर, कभी 10% होती है कभी 20% होती है। जिस टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम का रेट लेंगे, जिस टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन्होंने सही पॉइंट बोला कि सर मार्केट में रेट फिक्स नहीं रहता, जैसे अगर मूवीज में ना छोटा छोटा सीन आता है जिसमें बिजनेस मीटिंग्स चल रही होती है और हीरो हीरो के डैडी होते हैं, सब कुछ होता है, उसमें कई बार डिस्कशन होता है ये कि हम टेन मान लीजिए हम ऑर्डर दे रहे हैं कस्टमर को कि हम आपको ये वाला आइटम बना करके देंगे और इस रेट से हमने कैलकुलेशन लगा ली कि सपोज ये प्रोजेक्ट हमें पड़ेगा 100 करोड़ का और हम सामने वाले से 120 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, तो 20 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है इस प्रोजेक्ट, हमने कैलकुलेशन लगा ली। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक टैक्स के रेट चेंज हो चुके होंगे, इनकम टैक्स के रेट चेंज हो चुके होंगे, एम्प्लॉय की सैलरी भी शायद कुछ % बढ़ गई होगी, तो हमें फ्यूचर के एस्टीमेट का सारा कैलकुलेशन लेनी पड़ती है अपनी कैलकुलेशन, उसके बाद हम उनको कोट करते हैं प्राइस, आज का रेट नहीं लेते सिंपल उस टाइम, क्योंकि हमें आगे तक का काम करना है। तो हमेशा ये रीजन है, जितना लंबा प्रोजेक्ट चलेगा हम एस्टिमेट करेंगे कितना, सर कपड़ों पे 5% का जीएसटी है, 1 जनवरी से ये जीएसटी 5 से 12% होने का, सारे कपड़े महंगे हो जाएंगे, जितना खरीदोगे। बड़े बड़े हाँ जी सर दूसरे बड़े कपड़े खरीद ले क्या? हाँ जी ज़्यादा खरीदो सर आएंगे सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिफरेंस दे रखा है सर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के अंदर, पहला पढ़ना है पॉइंट एक्सप्लिसिट के अंदर, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट, जो हम परचेज कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और इम्प्लिसिट में क्या है, जो हम सेल्फ यूज कर रहे हैं, खुद की चीजें जो यूज कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू। दूसरा चीज मेजर कैसे करें, कैलकुलेट कैसे करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो सर जितनी पेमेंट कर रहे हो ना वही उसी से मेजर करेंगे, एम्प्लॉय को जितनी सैलरी दे रहे हो उससे मेजर करेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे मेजर करेंगे सर, मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड कॉस्ट। एग्जांपल दे रखे हैं जी, रेंट ऑफ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, चाहे तो यहां पे लिख सकते हो आप, चाहे तो सैलरी ऑफ ओनर, या फिर मैंने लिखवाई दिया बोर्ड पर आपको, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, रीड करें, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, रीड करें। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है सर 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है? एक्सप्लिसिट। सर जॉब छोड़ दी, उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सैलरी मिलती थी 40,000 रुपए महीना, तो ये 40,000 रुपए इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गए। उसने फैक्ट्री जो है वो किराए पर दे रखी थी, उस किराएदार को बाहर निकाल दिया कि मैं यहाँ पे बिजनेस करूंगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो रेंट ऑफ ओन्ड प्रीमिसेस, या आगे 50,000 जो रेंट के हैं, खुद की ओनर खुद की सैलरी 40,000 रुपये आ गई, तो 90,000 रुपीज इम्प्लिसिट है, 10 लाख रुपीज एक्सप्लिसिट है इस एग्जांपल में, टोटल 10,90,000। नेक्स्ट कैटेगरी है सर सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। नाम से कुछ बता रहा है, जितना भी खर्चा हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में लग रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो खर्चा उसको बेचने में सेलिंग करने में लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट में लग रहा है, वो सेलिंग कॉस्ट। मुझे बताइए कैरेज इनवर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट के सेलिंग कॉस्ट? सर सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड्स प्रोडक्शन कॉस्ट, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग कॉस्ट। परचेज के टाइम का किराया, तो गुड्स को रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है, प्रोडक्शन का खर्चा है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग कॉस्ट।
ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा है सर, एक टीसी मतलब टोटल कॉस्ट बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन तीन में से ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? टीएफसी। टीएफसी चेंज नहीं होगा सर, टीवीसी बढ़ता रहेगा, इस वजह से टीसी बढ़ता रहेगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी, उस वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी। सर मान लीजिए मैं 0 यूनिट्स बना रहा हूं, तो आपके हिसाब से फॉर्मूला में क्या क्या आप ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है आपकी, बताइए। अगर 0 यूनिट्स बना रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रही है आपको? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। बिल्कुल, टीसी और टीएफसी बराबर हो जाएंगे, सोच के देखो। टीसी और टीएफसी जरा फर्क मैं बताऊं, मेरे बराबर टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट्स पर 0 कॉस्ट, यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये देखो फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट्स पर भी इतनी ही कॉस्ट, यूनिट्स कितने भी बढ़े कॉस्ट उतनी ही रहेगी। टोटल कॉस्ट का कैसे बनना चाहिए? टीसी और वीसी को मिला, सॉरी वीसी और एफसी, वीसी और एफसी को ऐड कर दो, वेरिएबल और फिक्स को ऐड करो, टीसी बन जाएगा। ऑब्जर्व करें सर इसको, मैं बता रहा हूं, ग्राफ बनवाऊंगा मैं तब बता दूंगा, टॉपिक स्टार्ट हुआ थोड़ा सा मैं हिंट देने के लिए बता रहा हूं। टीसी इज पैरेलल टू वीसी, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल है। सर पैरेलल क्या होता है? मैथमेटिक्स कहां से आ गया? पैरेलल का कांसेप्ट ये होता है कि दो चीजें तो कभी मिलती नहीं है, दूसरा दोनों में ना गैप हमेशा इक्वल रहता है। ये पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन वाला, हमने मैथमेटिक्स सीखा है कि बस सर दोनों का जो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन दोनों में ना गैप, मतलब समझ लो दो ट्रेन चल रही है पैरेलल, तो दोनों में जो ट्रेन में गैप है, मान लीजिए 4 फुट का गैप, तो 4 फुट का गैप ही रहेगा, ना 3.5 होगा ना 4.5 होगा, गैप इक्वल रहेगा। इन दोनों में गैप है कौन सा? फिक्स कॉस्ट का। टोटल और वेरिएबल में जो गैप है वो फिक्स कॉस्ट की तो गैप है, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, तो है ना। मान लो फिक्स कॉस्ट 100 रुपए, यहां 100 का गैप 100 का गैप 100 रुपए का 100, उसमें 100 का गैप है, इसलिए पैरेलल है। टीसी और वीसी पैरेलल होती है, क्योंकि दोनों में गैप फिक्स है। ध्यान से देखो 0 यूनिट्स पर टीसी और एफसी बराबर है, जितना फिक्स कॉस्ट उतनी ही टोटल कॉस्ट दिखा है 0 यूनिट्स पर, क्योंकि वीसी तो 0 है। ठीक है, जैसे जैसे और कुछ बनते जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट वही की वही है, वीसी बढ़ रहा है और टीसी उतना ही अमाउंट से बढ़ रहा है, क्योंकि टीसी में वीसी ऐड होता जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, द फैक्टर फिक्स्ड है। नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। These do not change with the change in the volume of output. आउटपुट बढ़े घटे इनमें कोई चेंज नहीं आता। Fixed costs are incurred even when output is zero. सर लॉकडाउन में आउटपुट 0 था, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट जा रही थी, जगह का रेंट जा रहा था, कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉय की सैलरी भी जा रही थी। अच्छा, पैराग्राफ के एंड में कुछ और नाम दे रखे हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हम ध्यान रखेंगे एग्जाम में आ जाएगा सप्लीमेंट्री कॉस्ट बताओ, उस तरह जाके कौन सी कॉस्ट आ रही है तो पढ़ाएंगे सर। एक ही कॉस्ट के 3-4 नाम ध्यान रखना। 4 एग्जांपल दे रखे हैं ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर, 4 मेजर एग्जांपल दे रखे हैं फिक्स्ड कॉस्ट के। पहला मशीन पे खर्चा, दूसरा लैंड बिल्डिंग पे खर्चा, तीसरा लाइसेंस फीस, चौथा परमानेंट स्टाफ की वेजेस और सैलरी। जो स्टाफ परमानेंट है मतलब जो प्रोडक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं हो, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी गार्ड,
ऐसे नीचे टेबल बना रखी है सर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए। देखिए 0 यूनिट्स पर कितने फिक्स कॉस्ट है 10 रुपए, और यूनिट्स चेंज हो जा रही है 1 2 3 4 5 6, लेकिन फिक्स कॉस्ट 10 की 10 है एग्जैक्ट। नीचे ग्राफ देखिए TFC जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जैसे मैंने बना रखा है रिपोर्ट पर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है फिक्स कॉस्ट की। यूनिट्स चाहे 0 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो सेम रहती है। नेक्स्ट पेज पर सर आ गया हम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो वेरी करे, वेरी मींस चेंज होता। वेरिएबल कॉस्ट वाले बॉक्स में पढ़ा हूं, वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ, these costs change with the change in output, output बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट घटेगा कॉस्ट घटेगी। as output increases these costs also increase, ज्यादा बनाने ज्यादा खर्चा होगा। as output decreases these costs decrease, आउटपुट घटेगा ये कॉस्ट घटेगी। when output is 0 these costs are 0, आउटपुट बिल्कुल नहीं तो कॉस्ट बिल्कुल नहीं। इनका नाम है सर प्राइम कॉस्ट, एक और एग्जांपल, एक और नाम है इसका डायरेक्ट कॉस्ट, एक और नाम है इसका, नाम ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट वेरिएबल वाले का। 4 मेजर एग्जांपल दे रखे हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, कैजुअल वर्कर की वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, वियर एंड टियर एक्सपेंस जो रख रखाव में खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। तो नॉन कैश होता है ना? हां जी, तो डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है। हां जी बिल्कुल सर फिक्स्ड कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में कहते हैं। दोबारा बोला, फिक्स्ड कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में कहते हैं क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको सेम होती है, वेरिएबल की और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चलती रहती है। सर क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे नाम पड़ा, इस पे चर्चा करी जाए। तो देखिए चर्चा करते हैं इस पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अकाउंट में पढ़ेंगे आप थोड़ा और अच्छे लेवल पर। जो कॉस्ट ना डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकती है कॉस्ट, देखो एग्जांपल मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी आइटम बना रही है, नेस्ले कंपनी सर, वो बेबी प्रोडक्ट्स भी बना रही है, वो चॉकलेट्स भी बना रही है, वो 2-4 चीजें और बना रही है। अब टीवी में ऐड दिखाया और उसमें सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गया उसमें। अब मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, 10 करोड़ रुपए को मैं चॉकलेट में कितना चार्ज करूं, बेबी प्रोडक्ट्स में कितना चार्ज करूं, उसका खर्चा इसमें कितना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मुझे चॉकलेट का प्रॉफिट निकालना है, वो एक्सपर्ट तो तभी रहेंगे हम कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, तो मैं हर एक प्रोडक्ट वाइज, सेगमेंट वाइज हमें वो कैलकुलेशन देनी होती है, तभी हम उसी सेगमेंट पे फोकस कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? तो वो कैसे करें, कैसे बांटें उसको, तो डायरेक्टली तो नहीं बांट सकते, कोई ना कोई बेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कर सकते हैं कि सर मान लीजिए चॉकलेट की सेल 50 करोड़ की है और बेबी प्रोडक्ट्स की 40 करोड़ की है और अदर आइटम की 10 करोड़ की है, तो 5:1 इस रेशियो में बांट दो 10 करोड़ के खर्चे, ऐसा कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, चॉकलेट बिकी मान लो 50,000 यूनिट, बेबी प्रोडक्ट्स बिकी 3,000 यूनिट, हिसाब से इस रेशियो में कर सकते हैं, कोई बेस देना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्टली बट रही है, वो बट रही है इनडायरेक्टली। ठीक, अच्छा सर चॉकलेट की पैकिंग का खर्चा, पैकिंग का ऑर्डर दे रखा होगा हमने किसी ना किसी को, वो चॉकलेट की पैकिंग भी दे रहा है, वो बेबी प्रोडक्ट्स की पैकिंग भी बना करके दे रहा है, पैकिंग खर्चा हो रहा है, लेकिन वो हम डायरेक्टली डाल सकते हैं उसी पर। तो चॉकलेट की पैकिंग का तो अलग रैपर होता है, उसका अलग खर्चा है, तो डायरेक्टली डाल सकते हैं उस पर। चॉकलेट का खर्चा है तो पक्का, इसमें कुछ सोचना नहीं कि इस बेस पे करो, रेशियो में बांटो, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं। तो जो डायरेक्टली हम चार्ज कर सकें ऐसा खर्चा वेरिएबल खर्चा ही तो होता है। चॉकलेट बनाने में सर जो रॉ मटेरियल लग रहा है, जो लेबर लग रही है, उसका खर्चा डायरेक्ट चॉकलेट चार्ज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल वाले को बोलते हैं। अगर चॉकलेट मशीन से बना रहे तो मशीन से ही बनाते हैं, हाथ से कैसे बनाएंगे सर? क्या हमें लेबर का ना, तो मशीन का मशीन 100% काम नहीं कर पाती ना दोस्त। कोई ऐसी मशीन नहीं है कि भाई एक बिजनेसमैन सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदता है, मशीन में डाला और फिनिश गुड्स बन गया सीधा। हर एक स्टेप पर हमें लेबर चाहिए। ये बात है कि जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो लेबर का उतना कम होता जाएगा। रॉ मटेरियल डालने के लिए लेबर चाहिए, और ऐसी कोई मशीन नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल डाला सीधा चॉकलेट कंप्लीट रेडी मिलेगी। एक से मतलब उसको रिफाइन करेंगे पहले,
और उसको मेल्ट करेंगे, फिर शेप लेकर के आएंगे, और फिर पैकिंग अलग जगह होगी, हर जगह स्टाफ भी चाहिए ना, तो लेबर की बात कर रहा हूँ। सुपरवाइजर्स चाहिए। हाँ जी, सुपरवाइजर्स भी चाहिए। सुपरवाइजर भी चाहिए, तो जिसके खर्चे हम डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। चॉकलेट में चॉकलेट का मटेरियल, चॉकलेट की लेबर, वो डायरेक्ट चार्ज, इसलिए हम वेरिएबल वाले को डायरेक्ट बोलते हैं। अब फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, नेस्ले कंपनी का मान लो पूरी जगह का रेंट जा रहा है 1 करोड़ रुपए, उसमें चॉकलेट भी बन रही है और उसमें बन रही है डेरिवेटिव भी बन रहा है, तो रेंट कैसे हम पता चॉकलेट पे कितना, तो फिक्स्ड वाला में कोई ना कोई इनडायरेक्टली किसी बेस पर चार्ज करना पड़ता है, इसलिए फिक्स्ड वाले को इनडायरेक्ट कहते हैं और वेरिएबल वाले को डायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली चार्ज हो सकता है, यहाँ से वर्ड बना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वियर टियर एक्सपेंसेस क्यों आ रहा है, वो नाम क्या है इनका क्या है? सर वियर एंड टियर एक्सपेंसेस बेसिकली डेप्रिसिएशन है और कुछ भी नहीं है। तो डेप्रिसिएशन से हमने अकाउंटेंसी में ये पढ़ा कि हर साल फिक्स होता है, अगर ऐसे मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। मतलब हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग आसान कर देते हैं। जैसे कि 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 साल चलेगी, प्रोडक्शन असल 1 लाख रुपये लगा तो बात करो, भले 1 साल में 12 महीने यूज हुई है या 10 महीने यूज हुई है या 4 महीने यूज हुई है, या भले ओवर टाइम करा, हम ये देखते ही नहीं, हम अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ठीक बात है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट का काम इतना आसान नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट डेप्रिसिएशन किसी एसएलएफ-डब्ल्यूटीवी पे नहीं लगाता, वो यूज पे लगाता है, एक्चुअल यूज पे। मशीन की लाइफ को ईयर्स में नहीं, यूनिट्स में नापता। पेन ड्राइव पे खरीदी, उसके पीछे लिखा होता कि इतने 1000 टाइम्स इसकी लाइफ है, मतलब पेन ड्राइव लगाओगे, कुछ कॉपी पेस्ट करोगे, फिर हटा दोगे, ये एक बार यूज हो गया, ऐसे कुछ 1000 टाइम्स इसका यूसेज है, उसके बाद ये डेड हो जाएगी। बल्ब या ट्यूब होता है, इस पे भी आवर्स में होती है इसकी लाइफ, इतने आवर्स चलेगी फिर बेकार हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो यूनिट्स यूसेज पे होता है लाइफ। तो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है, मशीन की ना यूसेज के हिसाब से लाइफ निकालता है। फॉर एग्जांपल हम मशीन खरीद के लाए हैं, वो बनाएगी टोटल 1 लाख यूनिट्स टोटल, उसके बाद बेकार हो जाएगी, और हमने इस साल बनाएंगे 5000 यूनिट, तो प्रोपोर्शनेट करके हम तब डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यूज के हिसाब से निकाल रहे हैं। वेरिएबल खर्चा हुआ ना, अगर मैंने इस साल बनाई 6000 यूनिट, तो खर्चा डिफरेंस का 6000 चार्ज करो, बनाई 1000 तो 1000 चार्ज करो, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का काम बारीकी वाला है, उससे बिल्कुल डेप्थ में जाकर के एक बारीकी से कॉस्ट निकालने के, पैसे का फर्क आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट मैंने बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटेंट कोई वैल्यू एडिशन नहीं देता, काम होने के बाद उसको अकाउंट्स में लिख देता कि परचेज हो गई, सेल हो गई, लिख देता, इसलिए उसका काम बारीकी वाला नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटेंट। प्रोडक्शन सिंपल तरीके से निकालना। आपका डाउट ये था कि वेयर एंड टियर डेप्रिसिएशन है, वो वेरिएबल क्लियर होगी बात। सर कंपनी में फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटेंट अलग होता है? अलग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट का स्कोप ज्यादा है और कॉस्ट अकाउंटेंट का स्कोप कम है। कॉस्ट अकाउंटेंट वही कंपनी रखती है जो मैन्युफैक्चरर होती है, और फाइनेंशियल अकाउंटेंट चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री, सभी को चाहिए, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है। इसलिए 11th में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हमारे मतलब जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं बिजनेस मतलब अर्निंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम इसके बेस पे जॉब करेंगे या इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, तो जॉब ज्यादा स्कोप जो जॉब का है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का है, कॉस्ट अकाउंटेंट का स्कोप कम है। इसलिए ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में रखा हुआ है, तो कुछ बच्चे मान लो ग्रेजुएट 1st 2nd ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल, तो उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छी से आती होगी, तो वो जॉब को अपॉर्चुनिटी के बाद सामने होगी। ये टेबल में देख रहे हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट, सर 0 यूनिट्स पर 0 वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट पर 10 रुपए की कॉस्ट, तो सर 2 पे 20 रुपए होनी चाहिए। यहाँ एफिशिएंसी वाली बात आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है एफिशिएंसी वाली बात कि अगर 1 यूनिट, जैसे मैं अगर 10,000 की जगह यूनिट बनाऊं 20,000 यूनिट्स, तो मेरे को खर्चा कहने के सस्ता पड़ेगा। हर एक चीज में जहां यूनिट्स बढ़ती है वहां से ना पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है। जैसे मैं नोटबुक वगैरह प्रिंट करवाता हूँ आपकी, तो मैं नोटबुक में प्रिंट करवाता हूँ, 10 नोटबुक प्रिंट करवानी है जी, तो पता नहीं कितना बिल बिठा देगा, वो 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि एक नोटबुक बनाने के लिए पूरी प्रिंटिंग में वो डिजाइनिंग होगी, उसके कलर के हिसाब से डिजाइनिंग बनेगी, जो खांचे होते हैं वो बनेंगे, कटिंग होगी, पेपर की क्वालिटी डिसाइड की जाएगी, सब कुछ होगा। तो काम तो मैक्सिमम सारे ही होने, जो 5 रजिस्टर्स होंगे, 5 रजिस्टर प्रिंट करना, वो भी लाख रुपये, मतलब कहीं 500 से 1000 रुपये रजिस्टर पड़ेगा।
तो जहां मैं बनवा रहा हूँ बोल रही हूँ ये जी रजिस्टर बनाने हैं मुझे 5000 रजिस्टर, अब फिर मुझे कॉस्टिंग इफेक्टिव नहीं पड़ता, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इसलिए कम हो रही है यूनिट्स बढ़ने की वजह से, यूनिट्स ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। ये चीज़ हर जगह है। आगे बढ़ते हैं, चार्ट देखने से वेरिएबल कॉस्ट कम, जैसे यूनिट 0 पर वेरिएबल कॉस्ट 0, यूनिट्स बढ़ती जा रही है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। क्लियर है जी बात? डिफरेंस पढ़ रहे हैं सर फिक्स्ड और वेरिएबल में, डिफरेंस पढ़ रहे हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में। Fixed costs are the cost incurred on the fixed factors. वेरिएबल में क्या लिखा होगा? incurred on the variable factor. फिक्स्ड वाले फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, भले आउटपुट इंक्रीज हो या आउटपुट डिक्रीज हो, लेकिन ऐसा वेरिएबल कॉस्ट में नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? आउटपुट इंक्रीज तो कॉस्ट इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज तो कॉस्ट डिक्रीज, बढ़ता रहता है। थर्ड पॉइंट, फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, भले ही हम एक भी यूनिट ना बनाएं, आउटपुट 0 हो तब भी उतनी ही रहती है, फिक्स रहती है। और वेरिएबल वाले में वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाती है, आउटपुट 0। अगर आप कोर्स नहीं बना रहे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0, कोर्स नहीं बना वेरिएबल कॉस्ट 0। मतलब मैं सपोज इशू की बात कर रहा हूं अपने, तो सर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है ये फिक्स्ड वाला हो गया मेरे लिए, भाई यहाँ पे बच्चा एक बैठा हो चाहे 50 बैठे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं आना है। नोट्स की कॉस्ट, प्रिंटिंग की कॉस्ट, टेस्ट के प्रिंटिंग की कॉस्ट, ये वेरिएबल वाला खर्चा हो गया कि भाई अगर स्टूडेंट आ रहा है तो नोट्स प्रिंट करूंगा, नहीं आ रहा तो नहीं प्रिंट करूंगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फोर्थ पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट। बट फिक्स्ड इंतजाम तो हमें पहले ही करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, कोई दुकान होती है छोले भटूरे दुकान होती है, छोले भटूरे तो वो पहले रेंट पर जगह ले लेगा, उसके बाद सारी मशीनरी वगैरह लगा देगा, एम्प्लॉय वगैरह सारे रख दिए भाई तुम्हें ये काम करना, उसके बाद मॉर्निंग में शॉप चलेगी, अब उसका पूरे दिन मेक रेट में बिके उसकी। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट ये कह रहा है प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले फिक्स्ड कॉस्ट तो चालू हो गई, प्रोडक्शन चालू हो या ना मैटर नहीं करता। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट, जब प्रोडक्शन होगी तभी खर्चा आएगा और नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट टेबल बना रखी है सर, आउटपुट बढ़ा रखा है 0 से 6 तक। फिक्स्ड कॉस्ट हर एक में फिक्स है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, 0 से 10, 10 से 18, 18 से 24, 28, 32, 38, और फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दो तो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। डायग्राम देखिए जो बना रखा है बोर्ड पर बना हुआ है, जो डायग्राम इस पेज पे बना हुआ है, ग्राफ पे जो बना हुआ है वही बोर्ड पर बना हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है सर, चेक कीजिए 0 यूनिट्स पर टीसी और एफसी बराबर है कि नहीं? बराबर है, टीसी और एफसी बराबर हैं 0 यूनिट्स पर। टीसी और वीसी पैरेलल है और इन दोनों में जो गैप है वो एफसी है। टीसी और वीसी में जो गैप है वो एफसी फिक्स्ड कॉस्ट वाला है। डायग्राम बना सकते हैं क्या आप लोग? नोट कर लीजिए आपको इतना। सर वैसे ट्रायल बैलेंस में कैश ऊपर गिवन नहीं है हमारा